बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 12, we are going to start a series that CBSE sample paper for class 12. लेकिन इस CBSE सैम्पल पेपर क्लास 12 के साथ साथ हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी यदि आपने क्लास 12 में ठीक से पढ़ाई नहीं किया है या कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और जो जो कहा जा रहा है आप करते जाते हैं, तो बिल्कुल ये श्योर किया जा सकता है कि आपको 90% प्लस मार्क्स तो आने ही आने हैं अगर आपने कुछ नहीं किया। शर्त ये है कि आप दूसरी बात ये है कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही वीडियोस अपलोड होने हैं। जो मेंबर्स होंगे, एक आध सप्ताह के बाद हम मेंबर्स के लिए अलग से ऑनलाइन क्लास अरेंज करने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑन संडे। लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको वीडियो दे दी जाएगी। एक सप्ताह के बाद जो भी आप पढ़े रहेंगे उसके लिए हम लोग 10:30 संडे को एक क्वेश्चन अपलोड कर देंगे और 2 से 3 घंटे के बाद या शाम को हम लोग उसका आंसर दे देंगे, सो दैट यू कैन एट द सेम टाइम विल ट्राई आवर बेस्ट टू सप्लाई सम क्वेश्चंस आल्सो। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप इसको ठीक से फॉलो करें। और मैं बहुत बड़ा पहले मैंने प्लान किया था कि हम 100 मिनट का वीडियो बनाएंगे, बट व्हेन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे टोल्ड कि सर 1 घंटे की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि शुरुआती दौर में हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही लेकर के और हम आगे बढ़ें। लेकिन एक इस बहुत इंपॉर्टेंट साथ इसकी बात यह है कि अगर हम एक क्वेश्चन सीबीएसई का लेते हैं तो उसमें जैसे भी हम सिर्फ आंसर की बात नहीं करेंगे, आंसर तो आपको दिया हुआ है, सैंपल पेपर में आंसर दिया हुआ है। हम उसको लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे कि हम उसको एक्सप्लेन कर दें, पूरा डिटेल उसको दे दें। जो जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस चाहिए या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस चाहिए, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको एक एक को लेकर के और यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आपका एक क्वेश्चन जो है आप देखेंगे हमने लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब एक क्वेश्चन सीबीएसई का हम लोग करेंगे जो सैंपल पेपर में दिया हुआ है और थोड़ा सा डिफरेंट हट के, यानी ताकि अगर वैसे क्वेश्चंस आ गए तो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस ही एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या 2 मार्क्स 3 मार्क क्वेश्चंस होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग हम 3-3 क्वेश्चंस और यहाँ पर हम देंगे भी। उसमें भी आपका लिखा रहेगा, वीडियो भी लिखा रहेगा और साथ साथ हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी सप्लाइंग सम क्वेश्चंस आल्सो। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए आई जे, आपको पता है मैट्रिक्स हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 होने का मतलब होता है कि अगर आप ऐसे करते हो तो ये 2/2 भी लिख सकते थे, अगर ऑर्डर 3 होता तो आप 3/3 भी कर सकते थे, और नहीं है। ऑर्डर 2 करने का मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई देयर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे समझ में आता है। आई स्टैंड्स फॉर रो नंबर एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम नंबर। अभी हम इसकी तुरंत चर्चा करेंगे। such that aij is equal to 1 when I is not equal to j and 0 when I is equal to j, then a square is, अब a square क्या है, a into a है कि वैल्यू ये होगी ये होगी ये होगी या ये होगी। सबसे पहला जो आपको बिंदु जिसको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है ए आई जे और कहता है 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का मतलब हुआ ये 2/2 हो गया, मतलब देयर विल बी 2 रोज एंड क्या, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स होगा A11 A12, समझ में आ रही बात।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एंड A21 एंड A22। ये क्लियर हो गया? क्या हमने बताया? Aij का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला पोजीशन क्या है? फर्स्ट, देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, देन फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है, तो ये 1 1 है, 1 2 है, A21 है, और क्या हुआ? 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हुआ। यहां तक क्लियर है? ये आपको समझने की बात है। ये हमारे पास हो गया, ये कंसेप्ट 1 हो गया। कंसेप्ट 1 कि हम कैसे किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये कहता कि भाई हमारे पास ये 3/2 है, ध्यान रखिए Aij 3/2 है, तो आप यहां क्या लिख देते? आप लिखते A31 और फिर क्या लिखते? A32। क्या मतलब हुआ? देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम। सेकेंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये है क्या? फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। याद रखिए ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहां क्लियर हो गया? अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि ये 2/2 मैट्रिक्स है। 2/2 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये वाली आपकी मैट्रिक्स है, लेकिन इन्होंने कंडीशन दिया है कि Aij कैसे डिफाइंड है। कहता है व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j दिस इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हो क्लियरली A का मान क्या होगा? क्या पहले बोल रहा है? I इज नॉट इक्वल टू j। I इज नॉट इक्वल टू j कहां पर है? देखिए यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 1 हो गई। हमारे पास 4 वैल्यू है ना, दिस 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 दिस। तो कहता है कि अगर I बराबर j है, यानी 1 इज इक्वल टू 1 है, 2 इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर 0 हो गया, यहां 0 हो गया, और इन दोनों में 1 1 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल गई बच्चों? ये वैल्यू निकल गई A की। तो आपने समझ लिया कि अगर एक मैट्रिक्स सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम कैसे उसको एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं। पहला हो गया। तो ये आपने कह दिया कि साहब ये तो हमारे पास क्या है? A है। अब दूसरी बात देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको निकालना है A²। A² मीन्स व्हाट? A इंटू ए। A इंटू ए का मतलब क्या हुआ? 0 1 1 0 0 1 1 0। भाई A इंटू ए, जो A की वैल्यू हमने निकाला है उसको हम क्या करते हैं? हम उसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी A इंटू ए करते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। हम क्या लेते हैं? हम कहते हैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। याद आ रहा? तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। देखिए 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। फिर क्या होगा? 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। देखिए 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर 1 इंटू 0 आप पढ़ चुके हैं, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ये ठीक है। और फिर चौथा क्या होगा? ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। आई होप इट इज क्लियर। क्या करते हैं? इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स 2/2 की है, याद है आपको? इसी चर्चा हम करेंगे अभी। पहले इसको देख लीजिए, पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा? ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और ये 1 हो गया। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ? ये ऑर्डर इसका कितना है? 2/2। देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इन सब में से कौन सा आंसर होना है? इसमें से ये वाला आंसर है, यानी डी इज द आंसर। कैसे हुआ समझ में आ गया? पहले हमने ए को कितना लिखा, फिर हमने A² कैसे किया, और A² का मतलब क्या हुआ? A इंटू ए, और हमने कैसे उसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी अगर बाई चांस, आपको याद रखिए ये A² हो गया, इन केस अगर आपसे कोई पूछता कि भाई आप बताइए AQ, तो AQ को आप क्या लिखते? आप लिखते A² इंटू ए का मान आप निकाल चुके थे, फिर इसकी वैल्यू लिखते, फिर मल्टीप्लाई करते, और हम AQ निकालते। यहां तक क्लियर हो गई बात? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जब हम चर्चा कर रहे थे
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको एक चीज बताया था कि मान लीजिए कि ये है A1 A2 A3, या ऐसे कह लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है। याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ये कंसेप्ट 2 है, कंसेप्ट 2 है। क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो यहां देख लीजिए। अगर एक मैट्रिक्स है, ऐसा देखो बेटा कितने का है, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर क्या लिखते हैं, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये कितने ऑर्डर का हो गया, 2 इंटू 2/3 ऑर्डर का है। अब देखिए 2 रो हो गया 3। अब हम जो कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं कि हमारे पास B11 B12 B21 B22 B31 और B32, याद रखिए यहां होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको पुश कर दिया है ऊपर। समझ में आ रही बात, क्यों हम कर रहे हैं वो ध्यान से देखने के लिए। ये कितने का है बेटा, ये है तुम्हारे पास क्या, 3/2। देखो 3 रो है और 2 कॉलम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले वाले का जो प्री फैक्टर होता है उसका क्या, कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो के बराबर होनी। क्यों होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आप कहते हो आपने उठा दिया है और आपको फायर करना है तो आप क्या लिखते हो, लिखते हो फायर, तो आप क्या लिखते हो, दिस इंटू दिस इंटू दिस। समझ में आ रही बात, क्या ऊपर उठा ले गया, हम तो ये नहीं करते रो इंटू कॉलम कर देते, हम ऊपर ऊपर ले गए और लेकिन इसको ये, इसको ये, इसको ये, यानी ये अगर 3 है, ये 3 क्या है, याद रखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 कॉलम है, और ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 क्या है, रो है। इसीलिए बोला गया है कि जो फर्स्ट वाले का क्या कॉलम होगा वो दूसरे वाले के रो के बराबर होगा। तो उस सिचुएशन में आप अगर करना चाहो तो क्या लिखोगे, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 व्हाट B31, ये फर्स्ट हो गया। इसी तरह से अब इसी से इसको कर दोगे तो एक यहां मिलेगा, फिर इससे उठा के क्या कर दोगे, इससे कर दोगे, फिर इससे उठा के इसको कर दोगे, तो हमारे पास क्या मिल गया, 4 मिल गया। यानी आपके पास ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ये क्या होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। तो आपको नई एक चीज नई समझ में आ गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या सीख लिया, आपने सीख लिया कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और इसका ऑर्डर m इंटू n है, और B है जिसका ऑर्डर क्या n/p है, याद रखिए पहले वाले की कॉलम संख्या दूसरे वाले की रो संख्या के बराबर होगी, तो A इंटू बी का जो ऑर्डर होता है वो m इंटू पी, दैट इज m/p होता है। तो ये दूसरा कंसेप्ट हुआ। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है जो हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखो, क्या है, सब कुछ वही लग रहा है, A इज इक्वल टू Aij स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट Aij इज इक्वल टू, याद रखना ये उल्टा हो गया, ये 0 है ये 1 है व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j एंड व्हेन i इज इक्वल टू j। सबसे पहले हम करते क्या है, हम सबसे पहले एक अपने दिमाग में बात रख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो A है ये A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। क्या है बच्चों, ये 2 ऑर्डर का हुआ ना भाई, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, 2/2 का मतलब क्या हुआ कि 2 रो होगा और 2 कॉलम हो गया। अब इसमें 1 1 और 2 2 जो याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है वहां आई एलिमेंट है, वहां के लिए क्या होता है, आई और जे बराबर होता है, यानी रो संख्या और कॉलम संख्या बराबर होती है। तो इसमें क्या कर रहा है, जब आई इज इक्वल टू जे है तो उसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हियर हम सोल्यूशन की बात यहाँ कर रहे हैं, ये सोल्यूशन है, हालांकि आपको वहां डायरेक्ट आंसर देना है लेकिन हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हियर ए इज इक्वल टू, पहले देख लीजिए हमारे पास सब मिला के 4 चाहिए, आई इज इक्वल टू जहां जे है वहां 1 है, यानी ये वाला 1 हो गया और ये वाला 1 हो गया। देखो ना ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 1 1 हो गया। और
जहां आई जे बराबर नहीं है, यानी A12 और A21 में कितना है बच्चों, 0 है, यानी ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैंने क्वेश्चन जरूर हमने मैंने खुद फ्रेम किया इस क्वेश्चन को, लेकिन ये बाई चांस जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग I2 बोलते हैं। I2 क्या है, 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर क्या होती है, 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। बात समझ में आ रही? तो ये बाई चांस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक बात और, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तारीफ होती है कि ये आप कहीं नोट कर लेना कि अगर आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, आई क्यू की वैल्यू आई होती है, जैसे 1 का क्यूब 1 का 4 1 का 5, इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आई होती है। यानी हमको अगर सिर्फ आंसर लिखना होगा और हम जो ही इसको देखेंगे तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, भाई देखते हैं यहाँ कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो डी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? पहले वाले में नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना उसको किए ही। लेकिन अगर आप करना चाहते हो क्या, ए स्क्वायर, तो क्या लिखोगे बच्चों, ए इंटू ए, ये कितना होगा 1 0 0 1, ये कितना हो गया 1 0 0 1, करो मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू, बात समझ में आ रही है, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0 प्लस हाउ मच 1 इंटू 1, यानी ये हो गया 1 0 0 1। ऑर्डर इसका कितना है, 2/2 का है, यानी आंसर इसका भी कितना हो गया, डी हो गया। समझ में आ रही बात है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स होनी है, जो कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा, वो इस आई और जे पर डिपेंड करता है। और आई जे पर डिपेंड होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, A11 A12 A21 और A22। अगर 3 का होता तो क्या लिखते, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उसमें पता है कि कौन आई के बराबर। कभी कभी बोलता है कि आई और जे का डिफरेंस है, आई और जे, आई का मान जे से बड़ा है, आई का मान जे से छोटा है, आई का मान जे से एक बड़ा है। कंडीशन वो जो भी देना हो कोई दिक्कत नहीं है, हम अकॉर्डिंगली उस वैल्यूज को यानी मैट्रिक्स को हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका सैंपल पर वाला हो गया, ये हम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हालांकि आज के डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है वो दिया है कि इफ Aij मैट्रिक्स Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट Aij इज इक्वल टू मॉड ऑफ I माइनस j बाई 2, देन A22 ऑफ A स्क्वायर, A22 समझ रहे हैं, A11 A12 A21 A22 क्लियर है, ऑफ A स्क्वायर इज A22 ऑफ A स्क्वायर इज 1/2 1/4 0 या 1 होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम पता है कि इसको लिखते कैसे हैं, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 और A22। आई जे पता है, फर्स्ट वाला I है, सेकेंड वाला J है। आपको क्या पूछा है, फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, I माइनस जे मॉड डिवाइड बाई 2, मतलब 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 0 हो गया, हमने कह दिया 0। दूसरा क्या होगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी माइनस 1/2, लेकिन ऊपर मॉड है इसलिए कितना हो गया 1/2, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। तीसरा देखिए 2 माइनस 1/2 I माइनस जे मॉड बाई 2, तो हमने कह दिया 1/2, और ये 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 0, ये A हो गया। जब हम A स्क्वायर की बात करते हैं तो A इंटू ए, यानी 0 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 0। आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 इंटू 0 1/2, ये कितना होगा 1/4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फिर इसकी वैल्यू देखिए 1/2 0,
1/2 इंटू 0, 0 इंटू 1, ये कितना हो गया 0। और फिर हम कहते हैं कि 1/2 इंटू 1/2 और 0 इंटू 0 यानी कितना हो गया 1/4। ये किसकी वैल्यू है? ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो आपसे ए स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि A22 ऑफ ए स्क्वायर। A22 क्या है? ये A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। ये वाला क्या है बच्चों? A22 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A22? सो द आंसर इज बी। इज इट क्लियर नाउ? मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे ए स्क्वायर ही पूछा जाएगा, हो सकता है उसका कोई एक एलिमेंट पूछ, लेकिन एलिमेंट निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो बेटा, जो थर्ड क्वेश्चन है जो हम लोग अपने से डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे हटके क्या दिया हुआ है कि गिवन 2 टाइम्स एक्स वाई, ये मैट्रिक्स है, देखो 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2 टाइम्स एक्स 5 7 वाई माइनस 3, थोड़ा सा डिफरेंट हटके मैंने क्वेश्चन दे दिया ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस की भी आइडिया हो जाए। plus 3 4 1 2 is equal to this much, then the value of xy will be this, either this or this। ध्यान से देखिएगा, ये आपको पता है कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स जब हम करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। इसको आप करोगे कि ये 2x + 3 और इसका कितना होगा जी 10 + 4, यहां पर होगा 14, दैट इज 2 इंटू 7, और यहां पर होगा 2 टाइम्स 2 इंटू 7 + 1 होगा, और ये होगा 2 टाइम्स y - 3 + 2। ये लेफ्ट साइड पूरा हो गया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको अलग से फिर कर दे रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो होगा 2x + 10 14 + 2y - 6। ये तो सही है, 2 मल्टीप्लाई होता है सब में हो जाता है, 2x 10 14 एंड 2y - 6 प्लस 3 4 1 2 इज इक्वल टू 7 14 15 एंड 14। अब तो क्लियर है? इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे कि 2x + 3, ये 14 हो गया, ये 14 + 1 कितना हो गया 15 हो गया, और ये हो गया 2y - 6 + 2। ये समझ में आ रही बात? दिस इज इक्वल टू 7 14 15 एंड 14। देखिए, हम जब बात करते हैं दो मैट्रिसेस को इक्वेट करने का तो हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करते हैं। दो बातें यहां फिर सीखने की है कि जब भी मैट्रिसेस होती हैं तो मैट्रिसेस में दोनों का पहले जब इक्वेट करोगे तो दोनों के ऑर्डर बराबर होने, यानी अगर m/n ऑर्डर का है, ऑर्डर समझते हो ना, अगर 3/2 ऑर्डर का है तो वही 3/2 ऑर्डर का होगा। और होता क्या है कि इसका a11 उसके b11 के बराबर, इसका a12 उसका b12, इसका a13 इसका, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली अगर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट तो उसका भी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। उसी हिसाब से अगर आप इसको लिखते हो तो हमको तो भाई x और y निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 2x + 3 इज इक्वल टू 7, यानी आप ये लिखोगे कि 2x + 3 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 2। पहला तो ये निकल गया। इसी तरह से हम जब दूसरे वाले की बात, अब इसकी कोई कंपेयर करने की जरूरत है नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी बराबर है, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? ये हो गया 2y - 4 इज इक्वल टू 14। देखो, ये इसके बराबर होगा, याद है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के बराबर हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ 2y इज इक्वल टू 18, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 9, यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 9, यानी विच वन इज द आंसर? C इज द आंसर। ये समझ में आया? इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस आ गया कि अगर किसी मैट्रिक्स को बाहर 2 कोई दिया हुआ है तो मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दो मैट्रिसेस को इक्वेट करना है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। क्लियर है? यानी आपने एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का भी एक कंसेप्ट अलग से सीख लिया। क्लियर है? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि A एंड B आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब क्या होगा
कि उनके इनवर्स निकालना संभव होगा। ए इनवर्स निकल सकता है, बी इनवर्स निकल सकता है। इनवर्स तभी निकलता है जब वो नॉन सिंगुलर होंगे, तो हम आगे के क्वेश्चंस में उसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप इतना समझ में याद रखिए कि ए और बी इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या हुआ, उसका इनवर्स निकल, माने हम ए इनवर्स निकल सकते हैं। दूसरी बात, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ए इनवर्स का होता है इसको हम ये लिखते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, बहुत जरा होता है ना, बच्चा लोग देखता है, कहता देखते हैं कौन गलती है कौन गलती है, एक देख के आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन को बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोग देखता है कि 4 क्वेश्चन में क्या होता है भाई, कौन करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लिखा है कि आउट ऑफ दिस 4 विच वन इज नॉट करेक्ट। तो इस क्वेश्चन से हमको सबसे अधिक सीखने की बात क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और प्यार से पढ़ना है। मतलब एज्यूम नहीं करना है कि 4 में से एक को टिक मारना है, कौन करेक्ट है कौन कट है, इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। क्लियर है? बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत ही ट्रिकी सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन दिया हुआ है एंड आई रियली सैल्यूट द पीपल हु हैव फ्रेम दिस क्वेश्चंस। अब देखिए, कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो हम देखते हैं पहले करेक्ट कौन कौन है। वैसे देखने से ही लगा पता चल जाता है कि ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होता है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे दिस इज द आंसर, वही हो गया, डी इज द आंसर। क्यों? देखो ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इसकी जब बात करते हो तो देखो बेसिकली क्या है, ये ए बी इनवर्स है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इनवर्स, तो मॉड ऑफ ए तो हो गया जी। बेसिकली अगर आपके पास ए बी इनवर्स होगा तो ये मॉड नहीं है बल्कि डिटरमिनेंट ऑफ ए है और डिटरमिनेंट ऑफ क्या है, बी इनवर्स है। तो डिटरमिनेंट ए हो गया और 1 बाई डिटरमिनेंट बी हो गया, यानी डिटरमिनेंट ए बाई डिटरमिनेंट बी। उसी लॉजिक को यूज करके ए भी किया गया है। क्लियर है? हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट ए होता है, उसको डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों कंसेप्ट से हमने देख लिया, एक ही कंसेप्ट से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सही नहीं है साहब, दिस वन इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए मैट्रिक्स। याद रखिए, m क्रॉस n का मतलब कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, व्हेन m इज इक्वल टू n होगा। तो अब देखो, कह रहा है कि इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, द सेम क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें से चारों में से कौन सही नहीं है। तो पहला देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमें पता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब m और n बराबर नहीं होते, यानी जब रो और कॉलम अलग अलग होते हैं, 3 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, मतलब जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है तो हम कहते हैं कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी ये तो भाई सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा कहता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटा, हम कहते हैं कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि यहां तो रहेगा लेकिन बाकी सब क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए आई जे इज जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। हमें पता है कि ये A11 A12 A13, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और इसमें कोई नंबर आएगा तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर यहाँ 1 1 1 आ गया तो वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाती है। आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, यानी ये भी सही है। क्यों? क्योंकि m इज इक्वल टू n, स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया है। इसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया है और कहता है यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और बाकी सब जीरो हो जाएगा। i इज नॉट इक्वल टू j, तो ये सब जीरो हो गया, तो हमने कह दिया कि यानी ये भी सही है। एक ही तो ऑप्शन बच गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी। देखिए, हम जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये m बाई n होता है। अगर ये m बाई 1 है तो m रोज एंड 1 कॉलम है। क्या है? m रोज एंड 1 कॉलम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है। तो बेसिकली ये हमको क्या देता है, ये हमको m इंटू 1 देता है, यानी ये हमको रो मैट्रिक्स देता है। जबकि रो मैट्रिक्स, आई एम सॉरी, हम कह रहे हैं कि m रोस और n कॉलम, मतलब क्या, A1
A2 A3 A4 ऐसे होगा। मतलब इसमें क्या होगा, ये AM है, M रोज हो गया और A कॉलम है, तो ये क्या हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। बात समझ, मैं गलती से बोल रहा था, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन आप कह रहा है कि ये रो मैट्रिक्स हो गया, इसलिए व्हाट इज द आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट। देखो आपसे कहा ये जा रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, बोला कि विच वन इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज ए डैश, समझते हो, ध्यान से देखना हम क्या बोलते हैं, अगर नहीं जानते हो तो यहां जानो। अगर ये ए बी सी डी है तो ए डैश जो होता है वो क्या होगा, ए डी एंड ए, आई एम सॉरी, ए बी एंड सी डी हो जाएगा। मतलब जो रो था वो कॉलम हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, ए डैश है। यहां तक क्लियर है। तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये तो डेफिनेशन ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ए डैश इज इक्वल टू ए। आपको याद है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। हम लिखते हैं ए बी सी एफ जी एच, यहां भी हम कहते हैं एफ जी एच, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। जो ही आप ए लिखते हो और उस केस में क्या ए डैश निकाल दो तो फिर वही आ जाता है, तो हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस ए, यहां तक तो चलेगा। तीसरा कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज दी, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर ए है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस हाउ मच, ए डैश। और ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज 1/2 a plus a dash plus 1/2 a minus a dash, where this is what, symmetric matrix, and this is skew symmetric matrix. Means any square matrix can be represented as the sum of a symmetric and, चिंता मत करिए सर 1/2 का क्या होगा, आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क तो नहीं है ना। देखिए ना, ये ए डैश कैंसिल 1/2 a 1/2 a है, लेकिन साथ साथ क्या फायदा हो गया, ये एक सिमेट्रिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्क्यू। मतलब ये हुआ, ये तीनों तो सही है। अब कहते हैं साहब ये ए डैश डैश का ए डैश होता है, नहीं, ए डैश डैश का ए होता है, सीधी सी बात है। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए भाई, एक बार रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया, अब फिर उसका निकालोगे ट्रांसपोज, तो क्या होगा, जो जहां था वहीं पहुंच जाएगा। तो ये इसमें क्या है, दिस इज नॉट करेक्ट। देखो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन के जरिए हम आपको बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहते हैं। आपको पहले पता है कि ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर रिजल्ट होता है, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखते हैं तो ये, यानी ये सही है, लेकिन हम इसके बहाने कुछ दूसरा बताना चाहते थे। हम ये कहना चाहते थे कि A इंटू एडजॉइंट A बाई डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A बाई डिटरमिनेंट A इंटू A इज इक्वल टू I। और इनवर्स मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन यही होती है कि अगर A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो A इनवर्स को B बोलते हैं और B इनवर्स को A बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। हम यहाँ क्या करें, इसका और इसका याद रखिए, एक बार लेफ्ट से राइट से रिफैक्टर, याद है, तो ये I के बराबर है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये A इनवर्स है। और इसी डेफिनेशन को लेकर के आप पूरा का पूरा इनवर्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सॉल्यूशंस वाले में जाएंगे, हम इसकी चर्चा अलग से करेंगे। यानी आपको एक फॉर्मूला पता चल गया कि ये जो एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटरमिनेंट A लिखते हैं, यही A इनवर्स वाला है, ये A इनवर्स होता है। हाँ, ध्यान रखना है कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब बोलते हैं डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं
इसके बहाने इसको बताना चाहता था कि देखो बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है एंड डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि 0 हो जाएगा सब तबाही मच जाएगी ना चारों तरफ। क्लियर है? तो ये पहला तो सही है भाई कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए, पहला। इसकी चर्चा बाद में करते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स है और उसका इनवर्स का ट्रांसपोज है तो ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी सही है। आप पढ़े हो ax इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू बेसिकली जब आप इसको ऐसे देखते थे ax इज इक्वल टू बी तो आप क्या लिखते थे? इसको आप लिखते हो a इनवर्स से ऑपरेट करते हो, ऐसे हो जाता है। इसकी वैल्यू हो जाती है i, फिर होता है a इनवर्स b, और i से जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो उतना ही हो जाता है। जो हम इक्वेशंस मैट्रिक्स की सहायता से जो हम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहां हम यही वाला यूज करते हैं। ए इनवर्स को कैसे निकालते हैं बच्चों? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए से, बी वहां से निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास ये तो सही है भाई, तो क्या गलत है ये? हालांकि मैंने इसको पहले बता दिया था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होता है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह से आपने क्या क्या देख लिया। देखिए जो ax इज इक्वल टू बी वगैरह है, इसकी हम चर्चा जब अभी आगे बढ़ रहे हैं सैंपल में तो क्वेश्चंस आएंगे, वहां हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब आप देखिए, आपने मैट्रिसेस में तो बहुत सारी चीजें देख लिया, एडजॉइंट देख लिया, ट्रांसपोज देख लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लिया, डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं वो देख लिया, कैसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, कैसे अलजेब्रा माने कैसे ऐड होता है, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, वो सब आपने देख लिया इसमें। क्लियर है? देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कह रहा है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -30 30 एंड 0 k इज 9। इन्होंने दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 9 है। अब एक बात ध्यान रखिए, चाहे कहे या नहीं कहे, अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप वो 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y, याद है ना, x3 y1 - y2 वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वांटम ज्योमेट्री में पढ़ा था। यहाँ हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, यानी डिटरमिनेंट को यूज करके दिया हुआ है, तो हम उसी को यूज करें, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट पहले पता है कि अगर ए बी सी डी है तो हम लिखते हैं a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यानी अगर आप कहते हो 3 4 5 1 है और ये डिटरमिनेंट है तो क्या लिखते हो? 3 इंटू 1 इंटू माइनस 5 इंटू 4। ये तो क्लियर है, पहला है। दूसरा ये है कि अगर हमको एक्सपेंड करना होता है थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो हम लिखते हैं a1 b1 c1 a2, तो प्लस माइनस प्लस आप किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा पहले a1 करते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों लिखते हैं। फिर जब माइनस b1 करते हैं तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं। और जब c1 को कहते हैं तो ये छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं। और इसको तो पता है कि ये b2 माइनस b2 c3 माइनस b3 c2 वगैरह वगैरह करके इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरा कंसेप्ट जो आपका चाहिए वो आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो इसकी एरिया होती है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये आपका कंसेप्ट हो गया। क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are this can be directly written like this। ये आपको पता होना, दिस इज द नॉलेज यू शुड हैव। अगर नहीं है तो यहां याद कर लो। हमने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सिखा दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है ये आपने देख लिया। अब देखिए, अगर बाई चांस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि भाई इसकी एरिया कितनी है? इसकी एरिया 9 है, तो पहले हम इसकी एरिया निकालते हैं। तो हमने कहा x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1 1/2। इसको एक्सपेंड करते हैं तो दिस वन दिस इंटू दिस माइनस दिस माइनस 0 दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर तीसरा है 3 इंटू k 0 इंटू
मतलब कितना हो गया, और ये 9 मतलब क्या हुआ, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने प्लस माइनस लिख लिया। 6k इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। देखिए क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट 2 -3 लैम्डा -1 एंड 0 4 आर collinear, then you have to find the value of lambda. We know that if the points are collinear, then area of triangle should be equal to 0. Area of triangle means what? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 should be equal to 0. Just expand it. Expand करते हो तो 2 -1 1 4 1 माइनस देन -3, देन उसके बाद क्या होगा लेमडा 1 0 1, और फिर तीसरा से करोगे तो लेमडा -1 एंड 0 4 इज इक्वल 0। इसको एक्सपेंड करो तो हो गया -1 -4 विथ 2, यहाँ पर -+3 लेमडा -0 एंड यहाँ पर हो गया 1 आउटसाइड 4 लेमडा -0 इज इक्वल 0, यानी हमारे पास -10 + 7 लेमडा इज इक्वल 0। दिस इंप्लाई दैट लेमडा इज इक्वल टू 10/7। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज दिस। We have to find the area of a triangle whose vertices are A B plus C, B C plus A, and C A plus B. So we can say area of triangle is equal to, what is that? 1/2 A B plus C 1, B C plus A 1, and C A plus B 1. If you want, you can use the property. What is the property? Column 2 can be obtained by using column 2 plus column 1. So it is 1/2 ABC A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C 1 1 1। एक्सपेंड भी करके करोगे तो हो जाएगा। यहां से यू कैन टेक A plus B plus C कॉमन, सो इट इज 1/2 A plus B plus C कॉमन, सो इट इज ABC 1 1 1 1 1 1। और चूंकि दो रो इसमें क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो उसकी वैल्यू हो गई 0, तो आपने कह दिया 1/2 A plus B plus C is equal 0, so the area is 0। ये भी कह सकता था कि these given points are collinear। देखो बच्चों, जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करके किया है, बिना प्रॉपर्टी यूज किए भी आप अगर चाहते और सिर्फ इसको एक्सपेंड करने की बात आती, इसमें आंसर नहीं होता। अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तब तो हम कहते क्या भाई, वही ये हम प्लस करते माइनस करते प्लस करते और इसको हम एक्सपेंड कर देते, सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब इसको एक्सपेंड भी करके किया जा सकता है, हालांकि इट इज फॉली टू गो फॉर एक्सपेंशन एज वी हैव अ डायरेक्ट प्रॉपर्टी एंड वी कैन डू इट डायरेक्टली। देखो बच्चों, हम लोगों ने आज डिस्कस तो सिर्फ 3 एमसीक्यू किए, सीबीएसई सैंपल पेपर के 3 एमसीक्यू किए, लेकिन इसमें हमने करीब करीब 70 to 80% कंसेप्ट्स ऑफ क्या मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का हमने पहले यहां आत्मसात कर लिया, जो एमसीक्यू से जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, याद रखिए, एवरी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे आई विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस, लेकिन नेक्स्ट संडे से आपको हम एक क्वेश्चन दे देंगे, एक शॉर्ट बना के दे देंगे, आप अपने से क्वेश्चंस कर लीजिएगा और आंसर हम 4 घंटे के बाद दे देंगे, आप खुद मिला लीजिए। दूसरी बात यह है कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव सम क्वेश्चंस आल्सो फॉर प्रैक्टिस, सो दैट जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आप हमारे साथ साथ चलेंगे, देन सर्टेनली यू विल बी डूइंग। अगर आपने कुछ नहीं किया है, आई कैन एश्योर यू, जस्ट बी विद मी, फॉलो विद मी, एंड आपको बहुत टाइम नहीं देना है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एज सून एज इवन एट इन द नाइट्स 10-10:30 if I put a short, then hundreds of students just they see within half an hour, so that is good sign and I think you will be one of the। इसके बाद हमारा एक और प्लान ये है कि हमारे पास जो मेंबर्स होंगे उनके लिए हम डायरेक्ट स्ट्रीम कर देंगे और देन आई विल बी टेकिंग सम टॉपिक, ऑल दोस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग। पहले हम 1-2 क्लास कर लेते हैं, आप देख लीजिए, पहले मेरी स्टाइल से हो जाइए, क्योंकि देखिए ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर वैसे करके फिर ऐसे से करके वो भी हमसे पॉसिबल नहीं है। लेट अस टॉक टू द पॉइंट। भैया ठीक से पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ले लो, ये नहीं है हमने कहा कि ऐसे आ जाएगा, हम जो बोल रहे हैं वो सब बेकार का बात नहीं, ठीक है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मेरे ऐसे और ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको जो करना था कर लिया। आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और मेहनत करनी है, आपको सिंसियर होना है, सिंसियर होना है और सिंसियर होना है, और आप कर सकते हो। देखो मेरा एक वीडियो है, एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन 45% to 90% मुमकिन है। दूसरा, एग्जामिनेशन का डर कैसे भगाएं, इस पर भी एक वीडियो है, तो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक सिंह आरजे
रेडिएटिंग जॉय को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप जाएंगे तो आपको आपके काम की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब और कभी कभी लाइक भी कर दिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।